तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी को गुड इवनिंग, जय सिया राम, राधे राधे। देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है भारत की कृषि, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक है आज का इंडियन एग्रीकल्चर, खेती। जो आपके पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए जितनी भी है उस पे बेसिस जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस आधारित पर यहाँ पर आपको बताया जाएगा। क्या? तो भारत की कृषि के बारे में। चलिए, तो आज हम लोग भारत की कृषि पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले आएंगे भारत की कृषि के बारे में। देखिए, भारत की कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर बात की जाए तो भारत क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश कहने का मतलब यहाँ पर की जो अधिकतर आबादी है वो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर किस पर निर्भर करते हैं? कृषि पर। यानी ज़्यादातर लोगों का यहाँ जो जीवन यापन है वो कृषि पर है, और जो नहीं है वो भी किससे जुड़े हुए हैं? इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कि नहीं हुए? ज़्यादातर यहाँ भारत की आबादी कृषि के रूप में निर्भर करती है। देखिए, बात की जाए कि हमारे यहाँ जितनी जनसंख्या है उसका 65% जो लोग हैं, अपनी आबादी का 65% लोग वो पूरी कृषि करते हैं। लेकिन कृषि तो करते हैं, अधिकतर लोग भारत में कृषि करते हैं, लेकिन उनका योगदान हमारे नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय में मात्र 15% है। 15% कहने का मतलब बहुत कम हमारा योगदान है कृषि का, जबकि कृषि हमारे यहाँ अधिकतर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कृषि जो है ना, व्यापार की दृष्टि से नहीं किया जाता। हमारे यहाँ कृषि जो है जीवन यापन की दृष्टि से किया जाता है, यानी अपना जीवन कैसे चले। अगर आप जो भी लोग जिनके घरों में खेती होती है वो घर में ही देखें तो घर में जो भी खेती होती है वो क्या होती है? अपने जीवन यापन के लिए, यानी अपना जीवन पेट भर सके उस हिसाब से खेती होती है। ऐसा कभी कम ही देखने को मिलता होगा कि घर में लोग व्यापार करने के लिए खेती कर रहे हैं। क्योंकि कारण है, क्योंकि लोगों के पास जमीन की क्या है? कमी है। दूसरे के पास पैसा नहीं है, दूसरे से जमीन लेंगे तो पैसा तो देना पड़ता है। तो कम पैसे के अंदर जितनी जमीन है उसमें अपनी जीवन यापन के लिए वो क्या करते हैं? फसल को उगाते हैं और उसी पे चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर लोग खेती तो करते हैं, लेकिन इनका हमारे नेशनल इनकम में ज़्यादा योगदान नहीं है। कारण? क्योंकि यहाँ पर जो भूमि है वो सभी के पास छोटी छोटी है, बड़ी भूमि पर खेती बहुत कम ही लोग करते हैं। इसीलिए इसका नेशनल इनकम में कितना योगदान है? मात्र 15%। लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है, 65%। अभी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सर्विस सेक्टर का। आप सभी को पता होगा, सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है नेशनल इनकम में। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं फसलों के बारे में। देखिए, अब कृषि में क्या है? फसल जो है ये कई प्रकार के फसल होते हैं। मुख्यतः जो है हम लोग 3 फसलों के बारे में जानते हैं: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो धीरे धीरे हम आते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए, फसलों का वर्गीकरण 3 में किया गया है: खरीफ, रबी, जायद। याद रखिएगा, फसलों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। चलिए, सभी को आवाज़ क्लियर पहुंच रही है? ये आप लोग सभी देख लें, भारत की कृषि क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी आबादी जो है, कुल आबादी का 65% जनसंख्या कहाँ है? कृषि पर निर्भर है। फिर भी इसका योगदान कितना परसेंट है? मात्र 15%। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यापार करने के लिए कृषि नहीं किया जाता, अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि का कारण है, क्योंकि भूमि कम है। अब कम भूमि है तो खेती भी कम होगी, दूसरे से लेंगे तो पैसा भी तो चाहिए उसके लिए ना। दूसरा लोग तो व्यक्ति तो फ्री में नहीं देगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आते हैं फसलों का वर्गीकरण। आप सभी ने इसको देख लिया होगा। अब बात करते हैं फसलों के वर्गीकरण के बारे में। अब फसल जो इस रूप में लगाई जाती है वो फसल कौन कौन सी होती है? देखिए, बात करें, अब जो इस खेती के रूप में फसल लगाती है उनको 3 भागों में बांटा गया है, यानी फसलों का वर्गीकरण। क्या दोस्तों? फसलों का वर्गीकरण। अब ये 3 रूप में है। आप लोग देखें तो फसलों का वर्गीकरण जो है हम लोग 3 रूप में बांटते हैं। आप सभी को पता होगा वो 3 रूप कौन कौन है? सबसे पहला बात करें तो रबी फसल,
दूसरा बात करें खरीफ फसल, और तीसरी बात करें जायद फसल। यानी फसलों का वर्गीकरण कितने भागों में? 3 भागों में, रबी, खरीफ और जायद। ये 3 फसल जो है हमारे यहाँ इसे बांटा गया, मौसम के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। फसलों के आधार पर भी बोल सकते हैं किन मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग खरीफ फसल के बारे में, सॉरी रबी फसल के बारे में। अब रबी फसल है क्या? अब बात करें रबी फसल के एग्जाम्पल देख लें। पहले बात करते हैं ये कब इसको बोया जाता है। बोया का मतलब बुआई कब की जाती है इसकी, और कटाई कब की जाती है। तो याद रखिएगा रबी फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। कब हो जाती है? अक्टूबर नवंबर में। और कटाई जो इसकी होती है वो मार्च अप्रैल तक हो जाती है। अक्टूबर नवंबर तक इसको बो लिया जाता है, और मार्च अप्रैल तक क्या कर लिया जाता है? इसकी कटाई कर ली जाती है। कौन से फसल की? तो आपकी रबी फसल की। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। याद रखिएगा ये फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। और कटाई कब हो जाती है इसकी? तो इसकी कटाई हो जाती है आपका मार्च अप्रैल में। अगर एग्जाम्पल में देखें ऐसे कौन कौन से फसल्स हैं जिसको हम लोग अक्टूबर नवंबर में बो देते हैं और मार्च अप्रैल के अंत तक हम लोग क्या करते हैं? इसकी कटाई कर लेते हैं। तो जैसे आपका हो जाएगा गेहूं, गेहूं यानी वीट आपने सुना होगा। चना, चना के बारे में सुना होगा आपने। जौ, जौ के बारे में सुना होगा। जौ का मतलब समझते हो? बैरली, बैरली का नाम सुना है आप सभी ने? जौ यानी बैरली। मटर, सरसों, आलू, राई और भी कई फसलें हैं जो क्या कहलाती हैं? रबी फसल कहलाती हैं। मुख्यतः फसल कौन है? इसकी बुआई हम लोग कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब करते हैं इसकी? मार्च अप्रैल में इसको काट देते हैं। और एग्जाम्पल में बात करें तो रबी कौन कौन है? गेहूं हो जाता है रबी, चना, जौ हो जाएगा, मटर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, आलू हो जाएगा, राई हो जाएगा। ये कौन सी फसलें हैं? ये सब रबी फसल की गिनती में आती है। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे खरीफ फसल पे। आप सभी लोग इसको एक बार अच्छी तरह से देख लें। बुआई कब होती है, कटाई कब होती है? सभी लोग इसको देख लें एक बार। सभी लोगों ने इसको देख लिया। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं खरीफ फसल की, सॉरी हाँ खरीफ फसल। हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर हमारा क्या था दोस्तों? दूसरा नंबर था हमारा खरीफ फसल। चलिए अब बात करते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल की बुआई कब होती है, इसकी कटाई कब होती है, इसकी बात करेंगे। इसको कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा तो आप सभी लोग बताएं। तो इसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इससे पहले क्या हुआ? हाँ, तो रबी फसल की बुआई कब होती है बाबू? अक्टूबर नवंबर में। लेकिन इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में नहीं होती। इसकी बुआई जो होती है आपकी जून जुलाई में होती है। कब होती है? जून जुलाई। जून जुलाई में इसको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में
अक्टूबर नवंबर में क्या कर लिया जाता है, इसको काट लिया जाता है। अक्टूबर लिख दे, क्या अक्टूबर होगा ना। चलिए तो देखिएगा सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो खरीफ फसल है इसकी बुआई हम लोग कब करते हैं, जून और जुलाई। कटाई कब करते हैं, अक्टूबर और नवंबर। देखिए जून जुलाई में इसको रोपे, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिए। अब खरीफ फसल की कटाई हो, इसके बाद क्या रोपाएगा, क्या रोपाएगा खेतों में, रबी फसल। जैसे आपकी क्या हो जाएगी, गेहूं, चना, जौ, राई, आलू। ठंडी में देखते हो आलू रोपा जाता है। चलिए एग्जाम्पल में बात करें तो कौन कौन सी फसलें जो हैं आ जाएंगी खरीफ फसल के अंतर्गत। चलिए तो सबसे पहले आप लोग जिन जिन बच्चों को पता है वह भी जवाब दे सकते हैं आप लोग कि खरीफ फसल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो खरीफ फसल में देख लिए बाबू, आपका हो जाएगा धान, धान जिसका चावल होता है, गन्ना, गन्ना जिससे रस निकलता है गन्ने का रस। उसके बाद हो जाएगा आपका तिलहन, फिर हो जाएगा आपका ज्वार। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार और भी कई फसलें हो जाएंगी आपकी। बाजरा, मक्का हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, अरहर हो जाएगा। ये सब फसलें हो जाएंगी। और भी कई फसलें हैं जो आपकी कौन सी फसल कहलाएगी, खरीफ फसल। तो याद रखिएगा खरीफ फसल की जो बुआई है वो जून जुलाई, कटाई अक्टूबर नवंबर। और एग्जाम्पल में आपके क्या हो जाएंगे, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। ये सब हो जाएंगे आपके खरीफ फसल। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी है। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से कोई जायद का देगा, कोई खरीफ का देगा। कहेगा निम्नलिखित में से बताइए कौन जायद फसल है या कोई खरीफ फसल है, कोई या कोई नहीं है या नहीं है। कैसे भी घुमा के सवाल पूछ सकता है। इसकी बुआई कब की जा सकती है, तो इसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। कौन कौन से मेन एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर। चलिए चलिए अगली बात की जाए, एक बार इसको देख ले बढ़िया से सभी लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला फसल जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, खरीफ हमने पढ़ लिया, रबी पढ़ लिया। और अगला जो हमारा फसल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रबी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी रबी हो गया ना। तीसरा आपका हो जाएगा दोस्तों जायद। जायद फसल। तीसरी आपकी कौन सी फसल हो गई, जायद। चलिए जायद फसल की बात करते हैं। देखिए जायद फसल जो है इसकी बुआई कब होती है। देखिए ये एक ऐसा फसल है ना जो गर्मी के दिनों में ही बोया जाता है और गर्मी के दिनों में इसकी क्या हो जाती है, कटाई होती है। बुआई और कटाई मार्च अप्रैल, मार्च या फिर अप्रैल में इसको रोप दिया जाएगा और जून जुलाई ख़त्म होते होते इसको काट लिया जाएगा। बहुत ही जल्दी इसकी बुआई होती है और बहुत ही जल्दी ये बड़ा होता है और बहुत ही जल्दी इसकी कटाई हो जाती है। ज़्यादातर इसमें ऐसी फसलें आती है जो गर्मी में ही हमको उपलब्ध कराई जाती हैं। फल है, सब्जियां हैं जो गर्मी में ही देखने को मिलती हैं। तो मुश्किल से जैसे हो जाएगा आपका तरबूज। एग्जाम्पल में देख ले तो तरबूज देखो तो हमको इसी टाइम खाने को मिलता है, उसके बाद तरबूज हमको साल भर देखने को नहीं मिलता है। तरबूज हो जाएगा आपका, खरबूजा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा। ककड़ी का नाम सुने हो, ककड़ी।
गर्मी में ही सिर्फ देखने को मिलता है। खीरा, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, अब तो हाइब्रिड है वो तो बात अलग है। ककड़ी हो जाएगा, भिंडी हो जाएगा। भिंडी खाते हो? भिंडी गर्मी के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलती है। भिंडी, मूंग, उड़द, उड़द की दाल होती है। बस चलिए ये हो जाएगा आपके, बाकी सब आप रख लीजिए इत्यादि में। और भी कई फसलें होंगी जो आदि में जाएंगी। तो ये हो गई आपकी मुख्यतः जायद फसल। तो जायद फसल कब बोई जाती है, एकदम दिमाग में रखिएगा। जायद फसल आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। एग्जाम्पल में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, मूंग, उड़द। इससे पहले हमने देखा था खरीफ। खरीफ की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में, और कटाई अक्टूबर नवंबर में। एग्जाम्पल में हो जाएगा धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। इससे पहले हमने क्या देखा? रबी फसल। इसकी बुआई हो जाती है अक्टूबर नवंबर में, और कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल में। यानी मार्च अप्रैल और जून जुलाई के बीच का जो महीना होता है, मतलब कुछ दिन होते हैं, उसी में इसकी बुआई, और इसी की कुछ ही दिन में ये बड़े भी हो जाते हैं और फड़ भी जाते हैं, तुरंत इसकी कटाई उठाई करके मार्केट में आ जाता है। खाए होगे गर्मी में तरबूजा खूब, खरबूजा भी खाए होगे। चलिए देखिए ये तो हो गई हमारी फसलों बोल रहे हैं, फसलें। अब देखिए भारत जो है धीरे धीरे बात किया जाए तो जैसे जैसे इंडिया अब आगे की ओर बढ़ रहा था, उस समय जब आज़ादी हुई थी हमारे यहाँ आबादी तो कम थी, उस हिसाब से उपज भी अच्छी खासी हो रही थी। लेकिन आबादी भारत की दिन पर दिन बढ़ती गई, तो अनाजों में भी पैदावार उस प्रकार की होनी चाहिए। ज़मीन तो सीमित है, ज़मीन तो बढ़ेगा नहीं। अब ज़मीन सीमित है, लोग बढ़ रहे हैं, तो जगह तो कम पड़ेगी, लेकिन फसल तो और ही ज़्यादा चाहिए। तो लोगों ने सोचा कि हम क्या ना करें कि इससे फसल के पैदावार को बढ़ाया जाए। उस समय कई ऐसे वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने मार्केट में हरित क्रांति नामक क्रांति चलाई, जिससे फसलों का उत्पादन हो सके। जितना उत्पादन जिस भूमि में वो फसल का उत्पादन करते थे, उतने ही में और अधिक उत्पादन हो और अच्छा पैदावार बढ़े। इसीलिए लोगों ने दिन पर दिन क्रांति की शुरुआत की। क्रांति यानी कि फसलों को बढ़ावा दिया, यानी फसलें क्या हो सके, जो कम पैदावार होती थी वो ज़्यादा पैदा हो सके उतनी ही सीमित भूमि में। उर्वरक मतलब अच्छे किस्म का खाद, अच्छे किस्म की बीज और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके फसलों को उगाया जाए, जिससे क्या हो, फसल भी अच्छी हो। तो इस प्रकार पूरे भारत देश में क्रांति पहले विदेशों में चली, दूसरे देशों में, उसके बाद धीरे धीरे भारत में आई और भारत ने इसको अपनाया, जिससे क्या हुआ, उपज भी क्या हुई, भारत में बढ़ी, लोगों की समस्याएं भी कभी। और इस पर सबसे ज़्यादा जोर अगर किसी को दिया गया था तो वो मोटे अनाजों पर दिया गया था, जैसे गेहूं, धान। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हरित क्रांति की। चलिए आप लोग सभी लोग इस पर ध्यान देंगे। हरित क्रांति, देखिए ये हरित क्रांति, ये शब्द, अब ये क्या है, एक शब्द ही है। हरित क्रांति क्या है, एक शब्द है। अब ये शब्द पहली बार इसका उपयोग किया था किसने, आप सभी लोग बताएं। हरित क्रांति एक प्रकार का शब्द है और इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, यानी सबसे पहले इस शब्द का किसने उपयोग किया। सर्वप्रथम का मतलब होता है सबसे पहले। आप सही बताइए, हरित क्रांति का फर्स्ट टाइम किसने उपयोग किया था। विलियम गैड अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। ये क्या थे, अमेरिका के थे, और अमेरिका के ये वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक। इन्होंने ही 1960 में इस शब्द का पहली बार उपयोग किया था। किसका उपयोग किया गया था,
1960 में पहली बार इन्होंने इस शब्द का उपयोग किया। किसका? हरित क्रांति का। तो याद रखिएगा, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? विलियम गैट, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अब देखिए धीरे धीरे अब ये जो क्रांति थी विश्व में फैल रही थी। अब इसको फैलाने का श्रेय विश्व स्तर पर किसको दिया जाए? ये तो हम लोग भारत स्तर पर किसी और को देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विश्व स्तर पर। तो आप सभी लोग बताएं, विश्व स्तर पर हम लोग किसको देखते हैं? विश्व स्तर पर उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। उनका नाम क्या है? बोरलॉग। इनका योगदान विश्व स्तर पर था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये जो व्यक्ति थे, इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? पूरे विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक। पूरे विश्व स्तर पर इन्होंने फसलों की उपज को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की। किसने? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि हरित क्रांति के जनक थे। और इसलिए इनको जब इन्होंने अपनी कार्यों में सफल रहे तो इन्हें इसके लिए बहुत से क्षेत्रों में फिर इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किनको? नोबेल पुरस्कार, सभी को पता होगा। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे सुप्रसिद्ध पुरस्कार है। ये मिलना अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो क्या होता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने क्या है? हरित क्रांति के जनक है पूरे विश्व स्तर पर। लेकिन हम जैसे ही भारत में आते हैं, भारत के जो जनक थे, अब बात करें भारत के जो जनक थे, उनका नाम था MS स्वामीनाथन। ये तो विश्व स्तर पर थे, लेकिन भारत में कौन थे? भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय अगर किसी को देते हैं तो MS स्वामीनाथन को देते हैं। इन्होंने ही क्या किया था? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। और भारत में हरित क्रांति इतनी अच्छी रही जिसमें फसलों की पैदावार पर बहुत ही ध्यान दिया गया। उपज, बीज, उन्नत किस्म के बीज, अच्छी आधुनिक खेती का प्रयोग करके भारत में भी क्या किया गया? हरित क्रांति को अच्छे से लागू किया गया, जिससे फसलों की पैदावार भी बहुत अच्छी हुई। अब इस पर सबसे ज़्यादा किसका उपयोग, किस फसल पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया? तो मोटे अनाज। मोटे अनाज जैसे गेहूँ, धान, सबसे ज़्यादा अगर कोई फसल रहा तो वो गेहूं था। देखो भारत में इसकी शुरुआत जो है 1966 में हुई और 1967 तक चली। ये भारत में पहला चरण था। उसके बाद भारत में आया दूसरा चरण। दूसरा चरण आया 1981 से 1985 तक। याद रखिएगा, पहला चरण चला 66 से 67, दूसरा चला 81 से 85 तक। इस प्रकार सबसे ज्यादा अगर किसी फसल को लाभ मिला हरित क्रांति से, सबसे अधिक लाभ, तो सबसे अधिक लाभ अगर किसी फसल को मिला है तो वो मिला है आपको गेहूं को। सबसे ज्यादा गेहूं, उसके बाद कोई फसल आती है तो धान। तो सबसे अधिक लाभ कौन फसल उठाया इस क्रांति में? मोटे अनाज का उत्पादन करने के लिए बोला गया था जी। तो सबसे ज्यादा मोटा अनाज कौन था? गेहूं। और सबसे गेहूं भी है, धान भी है, लेकिन सबसे अधिक लाभ हुआ गेहूं को। उसके बाद दूसरे नंबर पे आया धान। तो ये था हरित क्रांति भारत में आने की शुरुआत, जिससे क्या हुआ? फसलों की क्या बढ़ी? उपज बढ़ी। अब इस प्रकार देखते देखते भारत में कई प्रकार की क्रांतियां धीरे धीरे आने लगी, जैसे श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, जिससे हर कोई ना कोई फसल से संबंधित था, कोई पशु से संबंधित था, कोई दूध से संबंधित था, जिसकी उपज में क्या किया जाए? बढ़ावा किया जाए, आधुनिक चीज का उपयोग करके, जिससे नुकसान भी ना पहुंचे और फसल की पैदावार भी क्या हो? अधिक हो। चलिए तब तक ले आप लोग इसको देखिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर में।
देखिए कुछ पॉइंट्स और भी बताते हैं हम आप लोग को। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा है आप सभी लोग, देखिए हरित क्रांति तो लाई गई, तो क्या सभी राज्यों को इसका फायदा मिला? बहुत कम राज्यों को मिला, और सभी राज्यों में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा मिला तो वो मिला पंजाब को। सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा मिला है, कौन सा स्टेट था जो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा? पंजाब। कहाँ मिला सबसे अधिक फायदा? किसको मिला इस फसल से? पंजाब को मिला। लेकिन देखो बात की जाए इसके केंद्र की, ये हरित क्रांति का केंद्र था कहाँ? तो इसका केंद्र था यूपी में। यूपी में कहा? शामली। यूपी में एक जगह है शामली, वहीं पर हरित क्रांति का क्या बनाया गया? केंद्र बनाया गया। मतलब वहीं से इसका क्या किया जाएगा? संभाला जाएगा इसको। चलिए, तो सबसे ज्यादा किस राज्य को लाभ मिला? पंजाब को। याद रखिएगा सबसे अधिक लाभ। फसल में तो गेहूं था, लेकिन राज्य कौन था? पंजाब। और इसका केंद्र कहाँ था हरित क्रांति का? यूपी के शामली में। चलिए, ये हो गया आपका पूरा का पूरा हरित क्रांति। अब जैसे ये तो पहला चरण था, लेकिन जब दूसरे चरण की शुरुआत हुई इसमें कई क्रांतियां आई। उन क्रांतियों की हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, आप सभी लोग इसको देख चुके होंगे, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों, अब धीरे धीरे दूसरे चरण में आते हैं। देखिए दूसरे चरण में, अब पहला चरण सफल रहा तो लोगों के वैज्ञानिकों ने और भी कई कृषि कर्मियों ने सोचा कि हम लोग और भी कई क्रांतियां लाते हैं, जिससे एक फसल तो बढ़िया हुई है गेहूं, अब धीरे धीरे और भी फसलों को बढ़ाया जाए उपज में। तो धीरे धीरे कई क्रांतियां लाई गई। सबसे पहले आपका आया बाबू लाल क्रांति। मार्केट में आई लाल क्रांति। अब ये लाल क्रांति किस फसल के उत्पादन के लिए थी? जैसे कि हरित क्रांति मोटे अनाजों के लिए था, उसी प्रकार ये जो लाल क्रांति थी ये आपके दो फसलों के लिए थी। एक तो ये टमाटर के लिए थी कि टमाटर को बढ़ाया जाए और प्याज को बढ़ाया जाए। किसको? नहीं, प्याज नहीं, मांस के उत्पादन में, टमाटर और मांस, दो चीजों का उत्पादन बढ़े। एक तो आपका कौन था? टमाटर, और दूसरा मांस। किस क्रांति के तहत? लाल क्रांति के तहत। उसके बाद आई गुलाबी क्रांति। चलिए, गुलाबी क्रांति। अब ये गुलाबी क्रांति भैया किससे संबंधित थी? तो गुलाबी क्रांति जो संबंधित थी आपके झींगा मछली से संबंधित थी। झींगा मछली सुने हो? छोटी छोटी मछलियां होती थी, उन्हीं का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और साथ ही साथ प्याज का, प्याज के उत्पादन और झींगा मछली के उत्पादन के लिए यह क्रांति लाई गई थी। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे, गुलाबी क्रांति हो गई। अब देखते हैं भूरी क्रांति। देखिए भूरी क्रांति जो लाई गई उर्वरक के उत्पादन के लिए। उर्वरक क्या जो फसलों में पड़ती है उसके उत्पादन के लिए क्या किया गया? भूरी क्रांति लाई गई। अब आता है गोल क्रांति। गोल क्रांति आप सभी को पता होगा, आलू के लिए लाई गई थी। आलू भी क्या होता है? गोल गोल। तो गोल क्रांति किसके लिए लाई गई? आलू के लिए। अब आता है पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है तिलहन के लिए लाई गई थी। कौन से फसलों के लिए? तिलहन फसलों के लिए लाई गई थी पीली क्रांति। चलिए, ये कुछ क्रांतियां हैं, और भी कई क्रांतियां होंगी जो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इसको एक बार अच्छे से देख लें।
चलिए अब आते हैं हम लोग आगे, 5 हो गया था। अब आते हैं छठवीं क्रांति पर। छठवीं क्रांति जो हमारी थी वो थी काली क्रांति। अब है भाई काली कौन सी फसल होती है भैया, तो काली कोई फसल नहीं, काली एक क्रांति जो थी वो पेट्रोल से संबंधित है। अब आदि बढ़ेगी तो पेट्रोल की भी जरूरत बढ़ेगी, तो पेट्रोलियम के उत्पादन में, पेट्रोलियम के उत्पादन की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हो गया काली क्रांति किससे संबंधित थी, पेट्रोलियम के उत्पादन से। अब बात है रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित थी दोस्तों, अंडा के उत्पादन से। अंडे के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल अंडा खाने वाले लोगों की जनसंख्या भी बढ़ गई है ना जी। अब आता है सुनहरी क्रांति, अमृत क्रांति लिख रहे हैं, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो कि फल एवं सब्जी से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, फल एवं सब्जी के उत्पादन में, यानी फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाया जाए, इससे संबंधित थी। अगला है हमारा दोस्तों 9वीं जो है वो है सुनहरी क्रांति, सुनहरा क्रांति। ये तो सुनहरी है, अगला है हमारा सुनहरा क्रांति। अब ये सुनहरा क्रांति किसके उत्पादन में था, जूट के उत्पादन में। जूट समझते हो ना, जूट के उत्पादन में इसका प्रयोग किया गया। अगला था सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति, केसर का नाम सुने हो, केसर, केसर के उत्पादन में इसका उपयोग किया था, केसर की उपज को बढ़ाया जाए। चलिए ये आपकी कुल क्रांतियां हो गई जिसका उपयोग फसल के उपज को बढ़ाने के लिए किया गया था। और कुछ क्रांतियां हैं जो हैं और भी हैं, जैसे यहां देखें नीली क्रांति, और भी क्रांति है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो थी वो मछली के उत्पादन से संबंधित थी। किसके उत्पादन से, नीली क्रांति जो है आपका मछली के उत्पादन से संबंधित थी, याद रखिएगा। नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित थी दोस्तों, मछली के उत्पादन से। अब आते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति ये मसाला के उत्पादन से संबंधित थी। किसके उत्पादन से, मसाला, जो मसाला हम लोग भोजन में पड़ता है उसके उत्पादन से ये संबंधित था। कौन, बादामी क्रांति। और एक आपका लास्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो कि दूध से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, दूध। और ये आपका मसाला से, बादामी मसाला से, और बाकी धीरे धीरे सब समझ। अब आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखें, फिर हम इसको एक बार बढ़िया से रिपीट कर देते हैं। चलिए आते हैं हम लोग। देखो हमने बताया कि हरित क्रांति का पहला चरण 1966 से 67 चला। 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। 1966 से 1967 में भारत में चला, जिसके तहत एमएस स्वामीनाथन ने भारत में इसका जनक माना गया। भारत में एमएस स्वामीनाथन को, पूरे विश्व स्तर पर डॉक्टर बोरलॉग को माना गया है। और ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो विलियम गैड ने दिया था। बात किया जाए तो ये भारत में आई, तो भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा मोटे अनाजों पर रहा। मोटे अनाज जैसे गेहूँ, धान, ये सब था, और भी कई फसलें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी की उपज हुई तो वही गेहूं की। सबसे ज़्यादा गेहूं उपजा, फिर उसके बाद धान। धान में हल्का फुल्का ही चेंज आया, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा खास चेंज नहीं आया था उसकी उपज में, लेकिन धान की बहुत बड़ी बढ़त बढ़ी थी। लेकिन इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किस राज्य को मिला, तो पंजाब को मिला। अब ये जो हरित क्रांति था इसका केंद्र होगा कहीं, तो केंद्र था यूपी के शामली में। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। चलिए अब इसके तहत दूसरे चरण में कई प्रकार की क्रांतियां लाई गई, जैसे लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन के लिए लाई गई, गुलाबी लाई गई झींगा मछली के लिए और प्याज के लिए, भूरी क्रांति लाई गई उर्वरक के उत्पादन के लिए जो उसमें पड़ता था खेतों में, गोल क्रांति लाई गई आलू के लिए, पीली लाई गई तिलहन के लिए,
काली लाई गई पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए, रजत क्रांति लाई गई अंडा के उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति लाई गई फल एवं सब्जी के उत्पादन के लिए, सुनहरा क्रांति लाया गया जूट के उत्पादन के लिए, सेफ्रॉन क्रांति लाई गई केसर के उत्पादन के लिए, नीली क्रांति लाई गई मछली के उत्पादन के लिए, बादामी क्रांति लाई गई मसाला के उत्पादन के लिए, और लास्ट लाया गया आपका श्वेत क्रांति दूध की बढ़त को बढ़ाने के लिए। ये सब क्रांतियां थी जो किसी न किसी से संबंधित है। तो आप सभी को ये सब क्रांतियां याद करनी पड़ेगी, किससे कौन संबंधित है और कब बोया जाता है और कौन सी फसल किसकी एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, और हरित क्रांतियों को बहुत अच्छा से पढ़िएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लासेस आप लोगों को कैसी लगती हैं। और फिर मिलते हैं हम आप सभी से अगले क्लास में ज्योग्राफी के साथ। नेक्स्ट क्लास हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो। तो आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे साथ पारा मेडिकल के न्यू बैच 2024 की तैयारी आपको करनी है तो हमारे न्यू बैच में ज्वाइन करें। टोटल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से बैच परचेस करें और अच्छे कोर्स 2024 के लिए पारा मेडिकल की तैयारी हम लोग के साथ करें। और साथ ही साथ अब मिलते हैं आप सभी से कल, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए, आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे। सभी लोग इसको पढ़कर आइएगा बढ़िया से।